एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में सुरेश नाम का एक बहुत ही गरीब आदमी रहता था। गरीबी इतनी थी कि न तो ठीक से पहनने के लिए कपड़े मिलते और न ही खाने के लिए भरपूर भोजन। सुरेश के पास अपनी कोई जमीन नहीं थी। वह कभी कभी दूसरों के खेतों में काम करने जाता था। वह एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था और भाग्य को ही सब कुछ मान बैठा था। उसे लगता था कि जितना उसके भाग्य में होगा वह उसको घर बैठे बैठे ही मिल जाएगा। एक दिन गांव का एक आदमी मोहन उसके पास आया और बोला, बेटा, आखिर तुम इतनी मुश्किल भरी जिंदगी क्यों जी रहे हो? तुम नौजवान हो, होनहार हो। अगर तुम चाहो तो मेहनत करके अपनी किस्मत बदल सकते हो। काका, ज्यादा मेहनत करने से कोई फायदा नहीं। जितना किस्मत में लिखा है मिलेगा तो उतना ही। बेटा, यही गलती तुम्हारे पुरखों ने भी की थी। उन्होंने भी खुद को पूरी तरह भाग्य के भरोसे छोड़ दिया था। इसलिए वे कोई काम नहीं करते थे, सारा दिन घर पर ही पड़े रहते थे। यही गलती तुम्हारे पिता ने भी दोहराई। जब खाने के लिए घर में कुछ नहीं बचता था और वे 2-4 दिन तक भूखे रहते थे, तभी कहीं जाकर मजदूरी करने निकलते थे। तुम भी वही गलती कर रहे हो बेटा। तुम्हारी गरीबी भी इसी कारण से है। काका, आखिर मैं क्या करूं? देखो बेटा, गांव में सबके पास अपनी अपनी जमीन और अच्छे घर हैं, मगर तुम्हारे पास ना जमीन है और ना कोई ढंग का घर। ये टूटा फूटा घर भी तुम्हारे दादा ने बनाया था। बेटा, जब तक तुम किस्मत का रोना रोते रहोगे तब तक जिंदगी में कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। अभी तुम्हें अपना विवाह भी करना है और विवाह तभी होगा जब तुम धन कमाओगे। काका, तो मैं ऐसा क्या काम करूं? गांव में तो काम ही नहीं मिलता। मिलता भी है तो बस 2 या 4 दिन का ही। सुरेश बेटा, ये दुनिया बहुत बड़ी है, इसमें काम की कोई कमी नहीं है। तुम्हें अगर अपने गांव में काम नहीं मिलता तो दूसरे गांव में काम तलाश करो। अरे, जब काम ही करना है तो कहीं भी कर सकते हो। अगर तुम कोई काम करने लगो और इस घर की मरम्मत करवा लो तो मैं तुम्हारा विवाह करवा दूंगा। विवाह का नाम सुनकर सुरेश के भीतर जोश भर आया। वह जल्दी से काका से बोला, काका, अगर ऐसी बात है कि तुम मेरा विवाह करवा दोगे तो मैं आज से ही काम पे लग जाऊंगा। विवाह करने के लालच में सुरेश दूसरे गांव में जाकर मजदूरी करने लगा। वह कई महीनों तक लगातार काम करता रहा। जब उसके पास अच्छा खासा धन एकत्र हो गया तो उसने अपने घर की मरम्मत भी करवा ली। अब उसके पास सब कुछ था जिससे वह विवाह कर सकता था। उसे समझ आ गया कि मेहनत से किस्मत बदली जा सकती है। एक दिन उसने सोचा, अब तो मैंने घर की मरम्मत भी करवा ली है और घर में खाने के लिए अनाज भी है। अब मुझे मोहन काका से अपने विवाह के लिए बात करनी चाहिए। इतना सोचकर सुरेश मोहन काका के पास गया और उनसे कहने लगा, काका, आपने मुझसे वादा किया था कि अगर मैं घर की मरम्मत कर लूं और धन कमाने लगूं तो आप मेरा विवाह करवा देंगे। अब तो मैंने घर की मरम्मत भी करवा ली है और मैं रोज काम करने भी जाता हूँ। अब आप मेरा विवाह करवा दीजिए। हाँ बेटा, तुम फिक्र मत करो, मैं देखता हूं कोई अच्छी लड़की। देखो, शादी के मामले में लोग अक्सर सच्चाई नहीं बताते, थोड़ा बड़ा चढ़ाकर ही बात करनी पड़ती है। अगर लड़की सांवली भी हो तो उसे गोरी और अधिक सुशील बताकर पेश किया जाता है। वैसे ही छोटे मोटे काम ठीक से भी न करने आते हों, फिर भी उसे अच्छी लड़की बोलते हैं और विवाह के लिए जोर डालते हैं। ठीक वैसे ही लड़के के बारे में भी लोग झूठ मूठ की बातें बोल देते हैं। बड़े बड़े झूठ बोल दिए जाते हैं। लड़के के पास जमीन जायदाद न भी हो, वह किराए के मकान में रहे और घर में खाने तक न हो, तब भी शादी के समय कहा जाएगा कि लड़के के पास बहुत जमीन है, वह गांव का सबसे इज्जतदार आदमी है, और कहेंगे कि आपकी बेटी उसके साथ तो मानो दूध की नदियों में नहाएगी। शादी ब्याह में लोग इसी तरह के झूठ बोल देते हैं। मैं तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आऊंगा तो मैं भी बढ़ा चढ़ाकर कह दूंगा, तुम बस चुपचाप सुनते रहो।
उनके सामने ज्यादा ईमानदार बनने की कोशिश मत करना, वरना कुंवारे ही रह जाओगे। मोहन काका सुरेश को अच्छी तरह समझा देते हैं और फिर कुछ दिनों बाद एक आदमी को लेकर सुरेश के घर आते हैं। देखो रामकुमार जी, ये लड़का गांव का सबसे होनहार, चतुर, चालाक और मेहनती युवक है। इसके पास पूरी 100 बीघा बटाईदार जमीन है और उसमें हर साल अच्छी फसल होती है। घर में अकेला रहता है। आपकी बेटी आते ही देखना रानी जैसी बन जाएगी। ऐसा लड़का आपको ढूंढने पर भी शायद न मिले। भाई साहब, जिस आदमी को मोहन काका लेकर आए थे उसे जमीन और खेत से संबंधित कोई ज्ञान नहीं था। उसे तो बटाईदारी का मतलब भी नहीं पता था कि बटाईदारी क्या होती है। वह तो 100 बीघा जमीन सुनकर ही बहुत खुश हो गया और बोला, मुझे ये लड़का पसंद है। अगले हफ्ते आपसे दोबारा मिलूंगा, तब हम विवाह की तारीख तय कर लेंगे। तो मैं इस विवाह को पक्का समझूं? हाँ हाँ हाँ, पक्का ही समझिए आप। अब अपनी बात से पीछे हटना नहीं है। मैं इसी वक्त इस विवाह को पक्का करता हूं। मैंने एक बार जुबान दे दी तो बस दे दी, फिर मैं मुकरता नहीं हूं। वह आदमी बहुत खुश हुआ और अपने घर लौट गया। वहां जाकर वह अपनी पत्नी से कहने लगा, भाग्यवान, आज मैं बहुत खुश हूं। हमारी बेटी का रिश्ता एक अच्छे घर में पक्का करके आया हूं। लड़का अमीर है, घर में अकेला ही है, न कोई भाई है न कोई बहन। हमारी बेटी खुश रहेगी और उसके पास अपनी बटाईदारी की 100 बीघा जमीन है। खाने पीने की कोई कमी नहीं है। क्या बेवकूफ भी वाली बातें कर रहे हो? बटाईदारी का असली मतलब जानते हो? मैं एक किसान की बेटी हूँ। मुझे बटाईदारी का मतलब अच्छी तरह से मालूम है। वह जमीन उसकी नहीं है, किसी जमींदार से 1 साल के लिए आधे हिस्से पर ली हुई है। फसल का आधा हिस्सा उसे मालिक को देना होगा और आधा हिस्सा खुद रखेगा। हाँ तो क्या हुआ, फिर भी लड़का ठीक ही है। अरे क्या आप पागल हो गए हैं? क्या कह रहे हो कि ठीक है? उस जमीन की कोई गारंटी नहीं है। अगले साल मालिक चाहे तो किसी और को दे देगा। तब उस लड़के के पास मजदूरी करने के अलावा और कुछ नहीं बचेगा। देखो, मैं साफ साफ कह रही हूँ, वह किसान नहीं मजदूर है और मैं अपनी बेटी की शादी किसी मजदूर से नहीं करूंगी। समझे आप? लेकिन भाग्यवान, मैं तो जुबान दे आया हूँ, अब कैसे मुकर सकता हूँ? अगर सच में उसकी जमीन है तो उसके जमीन के कागज मांग लो। देखना वह कैसे दम दबाकर भाग जाएगा। यदि ऐसा है तो मैं कल ही आकर जमीन के कागज मांग लूंगा। अगले दिन सुबह रामकरण सुरेश के घर पहुंच गया। रामकरण को अपना घर देखकर सुरेश जल्दी से मोहन काका को बुला लाया। तभी मोहन काका बोले, लगता है भाई साहब बात जम गई। आप जुबान के पक्के निकले। चलो अब विवाह की बात आगे बढ़ाई जाए। मैं अपनी जुबान का पक्का हूं, वादा करके मुकरता नहीं। लेकिन आप भी अपने वादे पर टिके रहिए। अब आप मुझे उस लड़के की जमीन के कागज दिखा दीजिए, ताकि यह साफ हो जाए कि लड़के के पास 100 बीघा जमीन है। न सुनते ही मोहन काका के चेहरे पर पसीना झलक आया। वे बुरी तरह घबरा गए और बोले, भाई साहब, आप शायद ठीक से समझे नहीं। अभी लड़के के पास बटाईदारी के खेत हैं, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, वह जल्दी ही अपनी जमीन भी खरीद लेगा। तुम मुझे मूर्ख समझते हो क्या? अरे, मजदूर के पास इतने पैसे कहां होते हैं कि दाल रोटी के साथ सब्जी भी खा ले। और तुम कह रहे हो कि वो जमीन खरीदेगा, वो भी मजदूर होकर। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मजदूरी करने वाले जिंदगी भर खेतों में पसीना बहाते रहते हैं, लेकिन उन्हें सुख का एक दिन भी नसीब नहीं होता। शर्म नहीं आती? तुम्हें ऐसे झूठ बोलकर मुझे फंसाना चाहते हो? कान खोलकर सुन लो, मैं अपनी बेटी का विवाह तुम जैसे मक्कारों के यहां नहीं करूंगा। अब मैं अपनी बेटी का विवाह शहर में करूंगा, वो भी एक अच्छे और बड़े घर में। तुम गांव वाले तो सब धोखेबाज होते हो।
इतना कहकर रामकरण वहां से चला गया। सुरेश मोहन काका की तरफ गुस्से से देखते हुए बोला, आपको झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? झूठ से रिश्ते बनते नहीं, बिगड़ते हैं। आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब यहाँ मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा। झूठ बोलने से विवाह की बात बिगड़ जाने के कारण सुरेश का मन टूट गया। अब उसका काम में भी मन नहीं लगता था। जहां भी वह मेहनत करने जाता, ढंग से मेहनत नहीं करता। लोग उसे नजरअंदाज कर काम से निकाल देते। मजबूरी में वह फिर से गांव छोड़कर पास के गांवों में काम ढूंढने निकल पड़ता, लेकिन वहां भी मन लगाकर काम न करने के कारण उसे निकाल दिया गया। उसी गांव में एक जमींदार अपनी पत्नी गायत्री और अपनी बेटी के साथ रहता था। उसकी पत्नी भोली भाली और अच्छे स्वभाव की थी, पर जमींदार अक्सर दूसरों की बातों में आ जाता था। जमींदार के पड़ोस में एक महिला सुमन रहती थी, जो काफी लालची थी। उसके मन में गायत्री के प्रति बहुत ईर्ष्या थी और वह जमींदार की सारी धन संपत्ति हड़पना चाहती थी। ये गायत्री अपने आप को क्या समझती है? जमींदार से शादी हो गई क्या? ये तो उड़ने लगी है। इसका कुछ करना पड़ेगा। इसलिए उसने एक योजना बनाई। अब मैं भी देखती हूँ कि यह कितने दिन जमींदार के साथ रह पाती है। एक दिन जमींदार काम से दूसरे गांव जा रहे थे। तभी उसे वह महिला रोक लेती है। रुकिए जमींदार जी। और गायत्री की लेख लेकर भड़काने लगती है। आपको पता है आपने गायत्री से विवाह करके कितनी परेशानी उठा ली? वह गायत्री बहुत खराब औरत है। वह आपकी शादी से पहले दूसरों के घरों में काम करने जाती थी और अभी भी आपके पैसों की वजह से आपसे शादी की है। आपके बाहर जाने के बाद वह बहुत ही फिजूल खर्ची करती है। मेरी मानो तो आप उसे छोड़ दो और दूसरा विवाह कर लो मुझसे। लेकिन मैं अब उसे कैसे छोड़ सकता हूँ? अब हमारी एक बेटी भी है। तो क्या हुआ? मेरे पास एक योजना भी है। इससे न तो आपकी बेटी रहेगी, न ही वह आपकी पत्नी। जमींदार सुमन की बातों में आ जाता है। सुमन गायत्री के प्रति उसके मन में नफरत जगा देती है और वह सुमन की योजना को बड़ी सतर्कता से सुनने लगता है। वे बातें कर ही रहे थे कि तभी गायत्री भी आ जाती है और उनकी बातें ध्यान से सुनने लगती है। उनकी बातें सुनकर गायत्री बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि सुमन उसकी और उसकी बेटी को जलाने की साजिश कर रही थी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ये लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। मुझे किसी भी तरह अपनी बेटी को लेकर यहाँ से निकलना होगा। न कहकर वह उसी वक्त अपनी बेटी को लेकर घर से भाग जाती है और जंगल की तरफ चली जाती है। वहां एक झोपड़ी बनाकर रहने लगती है। वहीं दूसरी तरफ सुरेश की हालत इतनी बिगड़ गई कि उसके भूखे मरने की नौबत आ गई। वह एक दिन बैठे बैठे सोच रहा था, अब यहाँ मेरे लिए कुछ नहीं बचा। न काम, न इज्जत, बस घर के नाम पर ये टूटी फूटी झोपड़ी है। यहाँ ऐसे रहकर बेहतर नहीं होगा। अब मैं शहर चला जाऊंगा, शायद वहाँ काम मिल जाए। काफी सोच विचार के बाद सुरेश अपने घर से शहर के लिए निकल गया, लेकिन उसे शहर का रास्ता पता नहीं था। वह नहीं जानता था कि शहर कहाँ है और वहां उसे काम कैसे मिलेगा। चलते चलते जंगल में पहुंच गया। जंगल में ही उसे राह भटकने लगी। रात का अंधेरा देखकर वह घबरा गया और जल्दी जल्दी जंगल को पार करने लगा, लेकिन जंगल इतना बड़ा था कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वह एक जगह रुककर सोचने लगा, अब मैं क्या करूं? यह जंगल तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। न जाने कितना बड़ा है यह। सुरेश यही सोच रहा था कि तभी उसकी नजर एक औरत पर पड़ी जो लकड़ियां लेकर जा रही थी। यह देखकर सुरेश के भीतर फिर से जान में जान आ गई। जरूर, यह औरत इस जंगल में रहती है। अब रात में मैं इसी औरत के घर रुक सकता हूँ। हो सकता है वह मुझे खाना न दे, लेकिन रहने के लिए आश्रय जरूर दे सकती है। चुपचाप उस औरत के पीछे चलने लगा। कुछ दूर चलने के बाद उसने देखा कि वहां एक छोटा सा घर है। वह औरत लकड़ियां रखकर अंदर चली गई। सुरेश जल्दी से उसके पास गया। सुरेश को देखकर वह हैरान रह गई।
और वह सुरेश से कहने लगी, अरे कौन हो तुम और यहाँ कैसे आ गया? आज से पहले मैंने इस जंगल में कोई नौजवान को आते नहीं देखा। काकी, मेरा नाम सुरेश है। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। गांव में मुझे कोई काम नहीं मिल पा रहा था, इसलिए मैं शहर में काम की तलाश करने जा रहा था। लेकिन शहर जाने से पहले ही जंगल में रात हो गई। मैंने आपको यहाँ लकड़ियाँ लेकर आते देखा तो आपके पीछे पीछे आ गया। क्या आप मुझे रात भर यहाँ रोक सकती है? देखो, मैं तुम्हें जानती पहचानी नहीं हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रोक सकती। और हाँ, मेरे घर में तुम्हारे रहने के लिए कोई जगह भी नहीं है, इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम अपने रहने के लिए कोई और जगह देख लो। काकी, ऐसा मत कहो। मैं चोर नहीं हूँ, मैं बहुत ईमानदार आदमी हूँ। अगर आप मुझे यहाँ नहीं रहने दोगी तो मैं कहाँ जाऊँगा? जंगल में जंगली जानवर मुझे खा जाएंगे। क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो जो मैं तुम्हें लकड़ियों की झोपड़ी में रहने दूं? मैं तुम्हें न तो जानती हूँ न ही पहचानती हूँ। तुम्हारा क्या भरोसा, कहीं तुम मेरी लकड़ियां मुँह चुरा कर भाग गए तो? इसलिए मैं तुम्हें यहाँ नहीं रख सकती। अच्छा, जंगली जानवर खा जाएंगे तो मैं इसमें क्या करूं? जंगल में तो रोज ही जंगली जानवर जीव जंतुओं को मारकर खा लेते हैं। अब अगर मैं सबको बचाने की कोशिश करूंगी, यही काम तोड़ी है। तुम यहां से चले जाओ। तुम मरो या जियो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। उस औरत की बात सुनकर सुरेश समझ गया कि यह औरत बड़ी बेरहम है। इसे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। जंगली जानवरों के बीच रह रहकर यह भी जानवर जैसी हो गई है। अगर यह मुझे अपने घर में एक रात रुकने की इजाजत दे देती तो क्या न होता। आखिर बात तो सिर्फ रात भर ठहरने की थी। यह मेरी माँ सी है। यहाँ कोई जवान नहीं है जिसे इससे मुझसे खतरा हो। ईश्वर मेरी मदद करे और इस बुढ़िया का विचार बदल दे। इस जंगल में इसके सिवा कोई और आसरा नहीं है। सुरेश ये सोच ही रहा था कि तभी वह औरत बोली, सुनो, थोड़ी देर यहीं खड़े होकर मेरा इंतजार करो। मैं अपनी बेटी से पूछकर आती हूँ कि तुम्हें यहाँ रखना है या नहीं। उस औरत की बात सुनकर सुरेश समझ गया कि बुढ़िया उसे क्यों नहीं रोक रही है। बुढ़िया अपनी बेटी के पास गई और बोली, रोशनी बेटा हमारे घर में रुकना चाहता है। तुम उसे एक बार देख लो, तुम्हें वह कैसा लगता है। अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो मैं उसे रुकने के लिए कह दूंगी। माँ, न्याय इसमें देखने वाली कौन सी बात है? वह तो इस जंगल में रात भर कहाँ जाएगा। उसे रात भर के लिए यहाँ रुकने दो, बेचारा बहुत परेशान होगा। पागलों जैसी बातें मत करो, तुम उसे एक बार देख तो सही। माँ, आप भी हद कर देती हो। मैं उसे देखकर क्या करूँगी? मुझे उससे कोई विवाह थोड़ी करना है। हाँ, तुझे उसी से विवाह करना है। अब तेरी विवाह की उम्र हो चुकी है और मुझे तेरे विवाह की चिंता होने लगी है। ये लड़का बहुत भला और सीधा साधा लगता है। ऐसा लड़का बार बार नहीं मिलता। इसलिए मेरी बात मान ले और उस लड़के को एक बार देख ले। क्या पता भगवान ने ही उसे तेरे लिए भेजा हो, वरना इतने सालों में यहाँ कोई नहीं आया। रोशिनी ने दरवाजे से बाहर झांककर देखा तो वहां लड़का उसे अच्छा लगा। रोशनी विवाह करना चाहती थी, वह तो सिर्फ अपनी माँ के सामने फिजूल में बनकर दिखा रही थी। माँ, मैं लड़के को देख चुकी हूँ। वह मुझे पसंद है और मैं उससे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। अपनी बेटी की बात सुनकर बुढ़िया बाहर आई। बेटा, तुम मेरे घर में रह सकते हो, अंदर आ जाओ। बुढ़िया ने सुरेश को घर के अंदर बुला लिया। सुरेश ने सोचा, बड़ी मुश्किल से बुढ़िया उसे घर में रुकने के लिए राजी हुई है, इसलिए वह उसकी बेटी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। सुरेश सिर झुकाए घर में बैठा रहा। जंगल में पैदल चलते चलते वह काफी थक गया था, इसलिए बिस्तर पर पड़ते ही गहरी नींद में डूब गया। अगली सुबह वह खुद से नहीं जाग पाया। बुढ़िया की बेटी रोशनी ने आकर उसे जगाया तो वह घबरा कर उठा और बोला, अरे, मुझे माफ करना। मुझे उठने में थोड़ी देर हो गई। मुझे बहुत देर हो जाती है। अच्छा,
अब मैं निकलता हूँ। इतना कहकर सुरेश जाने लगा और रोशनी ने उसे रोक लिया और बोली, आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? कुछ जानते भी हो। मैंने रात में एक सपना देखा। सपने में मेरा आपसे विवाह हो चुका था। अब आप ही मेरे पति हैं, इसीलिए आप मुझे अब छोड़कर नहीं जा सकते। आप क्या कह रही हैं? सपना तो सिर्फ सपना होता है, और भला सपने में कैसे विवाह हो सकता है? आप पागल हैं क्या? मैंने सुना है कि सुबह का सपना सच होता है, इसीलिए अब मैं आपकी पत्नी हूँ और आप मेरे पति हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं मानता। तू पागल हो गई है। मैं जा रहा हूँ, मुझे देर हो रही है, मुझे शहर भी जाना है। देखो, आप यहाँ से नहीं जा सकते। अगर आप यहाँ से चले गए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। तुम ऐसा कुछ भी मत करो, मैं रुक जाता हूँ। जब तुम्हारी माँ आएगी तो ये सब सुनकर तुम्हें छोड़ेगी नहीं। माँ कुछ नहीं कहेगी, वो तो कब से चाह रही है कि मेरा विवाह हो जाए। आपको देखकर तो वो बहुत खुश हुई थी। बुढ़िया जब शाम के वक्त घर आई और उसने सुरेश को घर में देखा तो मन ही मन बहुत खुश हुई। वो जो चाहती थी वही हुआ। बेटी ने आखिर सुरेश को विवाह के लिए मना लिया। बुढ़िया मुस्कुराते हुए सुरेश से बोली, बेटा, क्या हुआ? तुम शहर नहीं गए? क्या बात है, अभी तक यहीं पर हो? काकी, मैं शहर जा रहा था, लेकिन तुम्हारी बेटी ने जाने नहीं दिया। यह न जाने कैसी कैसी पागल जैसी बातें कर रही थी। लगता है ये पूरी तरह पागल हो गई है। फिर रोशनी अपनी माँ को सारी बात बता देती है। इसके बाद बुढ़िया सुरेश से कहती है, बेटा, अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है और न ही कहीं जाने की। अब तुम हमारे साथ ही रहोगे। ये आप क्या कह रही हैं काकी? भला सपने में कैसे विवाह हो सकता है? बेटा, मैं कोई जंगली औरत नहीं हूँ। मैं ललितपुर गांव के जमींदार की पत्नी गायत्री हूँ। जमींदार ने एक खराब औरत की बातों में आकर उससे शादी कर ली और उसी औरत के कहने पर उसने मुझे और मेरी छोटी बेटी को मारने की साजिश रची। जब मुझे इसका पता चला तो मैं अपनी छोटी बेटी को लेकर गांव से भाग आई। तब से हम इसी जंगल में रह रहे हैं। इस जंगल में रहते हुए आज हमें 20 साल हो गए। लेकिन बेटा, पापों का घड़ा कभी न कभी तो बेहर ही जाता है। एक दिन वह औरत जमींदार की हत्या करके अपने चाहने वालों के साथ जमींदारनी बन बैठ गई। बेटा, उसने खुद ही रजा के पास जाकर हत्या का मामला दर्ज करवाया ताकि किसी का शक उस पर न जाए। लेकिन राजा के गुप्तचरों ने सब पता लगा लिया और सारे राज खुल गए। असली हत्यारा वही खराब औरत निकली। अब राजा के सैनिकों ने उसे पकड़ लिया है और जल्द ही उसे फांसी दी जाएगी। लेकिन ये सब आपको कैसे पता चला? आपने तो कहा था कि यहाँ जंगल में कोई भी नहीं आता। ये सब तब हुआ जब मैं लकड़ियां काट रही थी। हमारा पुराना वफादार नौकर मुझे खबर देने आया। बेटा, जमींदार बहुत बड़े आदमी थे, पर मरने से पहले उन्होंने सारी जमीन अपनी बेटी रोशनी के नाम कर दी थी। अब जमींदार तो नहीं रहे, इसलिए सारी जमीन अब हमारी है। कल हमारा नौकर हमें लेने आएगा। हम अपने घर लौट जाएंगे। रोशनी ने तुम्हें अपना पति मान लिया है। काकी, आप सच में बहुत बड़े दिल वाली औरत हैं। इस दुनिया में कैसी कैसी औरतें होती है। कोई अपने पति के लिए जान तक की कुर्बानी दे देती है और कोई लालच में सब कुछ बर्बाद कर देती है। बेटा, यही तो दुनिया है। इसमें कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो अपने पति के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर देती हैं, और कुछ औरतें धन लोभ में सब कुछ बर्बाद कर बैठती। उनके लिए पति खिलौने की तरह होते हैं। जैसे बच्चे रोज खिलौने बदल देते हैं, वैसे ही वे रोज पति बदल बैठती हैं। मगर इंसान का दिल आखिरकार पछतावे से भर जाता है। मेरे पति जमींदार ने भी गलती की थी, पर मरते समय शायद उन्हें पछतावा हुआ। इसलिए उन्होंने चुपके से, किसी को बताए बिना, सारी जमीन अपनी बेटी रोशनी। अगले दिन सुरेश, गायत्री और उसकी बेटी के साथ जमींदार की हवेली में चला गया और रोशनी जमींदारनी बन गई। उसके बाद सुरेश अपनी पत्नी और बुढ़िया के साथ खुशी खुशी रहने लगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? मैंने आपको इस कहानी के माध्यम से 2 से 3 महत्वपूर्ण सीख देने की कोशिश की है। मैं चाहती हूँ
कि आप मेरे चैनल को प्यार दें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका प्यार मेरे लिए बहुत ज़रूरी है।